वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैरियत और आफियत से होंगे। आज आपको ले चलते हैं हम ईस्ट एशिया, थाईलैंड और कंबोडिया की जो जंग जो कि 24 जुलाई को शुरू हुई थी। कल सीज फायर हो चुका है मलेशिया के अंडर में। जो उनके प्रेसिडेंट इब्राहिम अनवर हैं, जो कि एशियान के इस टाइम पे चेयर भी हैं, उन्होंने इस ट्रूस को बाकायदा तौर पे इनिशिएट किया है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट, द बिग द ग्रेट, उन्होंने जो है पेशकश की थी। लेकिन चलते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री क्या है। जैसे ट्रंप साहब पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट को सदियों पुराना कॉन्फ्लिक्ट कह देते हैं, इसी तरीके से ये करीबन 110-15 साल पुराना तो है। ये कंबोडिया और थाईलैंड का जो कॉन्फ्लिक्ट है 1907 से ये स्टार्ट हुआ है। चलते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ कि कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कैसे हुआ। पहले उससे पहले हम ज्योग्राफी को देख लेते हैं कि क्या जियोग्राफी है दोनों की। सिंपली दोनों ईस्ट एशिया के अंदर हैं। लाओस जो एक कंट्री है, गल्फ ऑफ थाईलैंड है, उसके करीब में है। और स्ट्रेटेजिक लोकेशन अच्छी है दोनों की। और एशियान के दोनों मेंबर भी हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दोनों उसके मेंबर हैं। चलते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर। थाईलैंड के जो शीना वितराज हैं वो, और कंबोडिया की जो हन फैमिली है, HUN हन, हन फैमिली, इन दोनों के दरमियान पहले अच्छे खासे रवाबत थे, ताल्लुकात थे। मतलब आपस में बेहतर तरीके से ये लोग रहते थे। लेकिन कुछ वजूहात होती हैं जिनकी बिना पे ये जो दोस्तियां हैं वो झगड़ों में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। तो इकोनॉमिक टाइज जो हैं और जो इनके आपस में मामलात हैं वो बिगड़ जाते हैं। किसके बाद? गालिबन 1907 के अंदर जो मुआहदा हुआ होता है, सियाम फ्रैंको एग्रीमेंट एक होता है। पहले थाईलैंड का नाम सियाम था, तो उसी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। जिसमें जो अल्टीमेट वजह है वो इनका जो है वो मंदिर है, जिसके ऊपर ये क्लेम करते हैं दोनों। जो टेम्पल है उसका नाम है प्रिय विहार टेम्पल। सेंचुरी के अंदर जब हिंदुओं के लिए ये बड़ा एक मुकद्दस मकाम था, जिसमें ये कंबोडियंस भी आ जाते हैं, थाईज लोग भी आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि फ्रैंको सियामीज एक माहिदा हुआ था, उसके नज़दीक यानी कि कंबोडिया के अंदर इस मंदिर को प्लेस कर दिया गया था। 1962 ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग के तहत ये कंबोडिया का हिस्सा है, जो कि नियरली सराउंड करता है 4.6 किलोमीटर स्क्वायर के एक लैंड एरिया के ऊपर, जहाँ पे अभी ये जो स्क्रिमिशेस हैं यानी कि जो डिस्प्यूट अभी जारी है। 2008 की यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको ये कहा गया कि भाई जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसके अंदर कंबोडिया के अंदर इसको इंक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि ये 11वीं सेंचुरी का एक टेम्पल है, जो कि एक बड़ी हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और इसको हमारे कंट्री के अंदर शामिल कर दिया जाए, कंबोडिया ने ये कहा, जो कि यूनिलैटरल उनकी बिड थी। इसके ऊपर जो ये इशू है ये दोबारा से इग्नाइट हो गया। इनका बॉर्डर एरिया जो है वो 867 किलोमीटर्स है, जो इन दोनों के दरमियान है, कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान, जहाँ पे अक्सर छोटी मोटी स्क्रिमिशेस होती रहती हैं। लेकिन 2011 के बाद कोई इतना खास बड़ा वाक़या नहीं हुआ था। लेकिन 33 ऐसी जो चीज़ें हैं, जो छोटे मोटे जैसे वाक़यात होते हैं, गोली चल जाना, बॉर्डर के ऊपर शोर मच जाना, इन चीज़ों की वजह से वो जो एस्केलेशन है वो स्टार्ट हुई। 2008 के अंदर ये टेम्पल के करीब ही जो सिविलियन एग्जीक्यूशंस और कैजुअलिटीज़ शुरू हो गई थी, जिसमें हज़ारों लोगों को माइग्रेशन करनी पड़ी थी, और बहुत सारे लोग जो है वो सिविलियंस खास तौर पे किल हो गई थी, जिनकी किलिंग्स हो गई थी। 2011 में फिर हैवी फाइट शुरू हो जाती है ताओ मुआन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के करीब, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग फिर से डेथ के करीब पहुंच जाते हैं। और क्या क्या काजिज़ हो सकते हैं इसके, या क्या क्या काजिज़ हैं, वो नेशनलिज्म है। दोनों तरफ जो कम्युनिटीज़ हैं वो अपने नेशनलिज्म को, यानी कि गवर्नमेंट है पावर के लिए भी ये बड़ी एक चीज़ होती है ना, कि अपने लोगों को एक्स्ट्रा नेशनलिस्ट आप कर दें, इनको एक्सट्रीमिज़म के दर्जे पे पहुंचा दें। तो कंबोडियन लीडर्स भी ये करते हैं, थाई भी ये करते हैं, जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं। नेशनलिज्म का एक आंसर है। अनरिजॉल्व बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि 1907 से चला हुआ आ रहा है, जिसके अंदर एम्बिग्विटीज़ हैं
एक कंट्री 1907 के जो कागजात है उसको मानता है, एक जो कहता है नहीं भाई जो वाटरशेड लाइन है, डिमार्केशन लाइन है, मैं उसको मानता हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे ऑयल भी है, गैस भी है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल भी है इस एरिया का, इसीलिए जो है वो ये दोनों रियासतें आपस में झगड़ा कर रही हैं। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स क्या हैं एशियान, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, उन्होंने 2011 में भी इसको सुलझाने की कोशिश की। 2013 में आईसीजे ने अपने 1962 का जो डिसीजन था उसको क्लैरिफाई करने के लिए कहा कि प्रिय विहार जो ऑर्डर है दोनों साइड से वहाँ पे मेंटेनेंस होनी चाहिए, और दोनों तरफ से जो ट्रूप्स हैं वो डीमिलिटराइज्ड जोन की तरफ चली जाएं, यानी जो मिलिट्री जोन नहीं है वहाँ पे नहीं है। जॉइंट डेवलपमेंट ये हुई थी कि टॉक्स हो रही थी, इकोनॉमिक ट्रेड की बात हो रही थी, और मेरा ये ख्याल है किसी भी मसले या कॉन्फ्लिक्ट को हल करने के लिए आप ट्रेड को, डिप्लोमेसी को, पीपल टू पीपल कांटेक्ट को सामने लेके आएं, और फिर जब आपके अंदर रवाबित बेहतर हो जाएंगे तो आप फिर एक मुद्दे के ऊपर बात करें। करंट स्टेटस यही है, 24 जुलाई से 28 जुलाई के दरमियान इनके खतरनाक किस्म के क्लैशेस हो गए, और ड्रोन्स उड़ रहे हैं, प्लेन्स उड़ रहे हैं, तो मतलब एक ऐसा सिनेरियो बन गया था कि इस खित्ते में भी जंग शुरू हो जाएगी। गज़ा पहले ही अंडर अटैक है, उसके अलावा ईरान इसराइल की जो अभी मौजूदा जंग गुजरी है, उसके अलावा करीबी दौर में इंडिया पाकिस्तान की जंग गुजरी है, रशिया यूक्रेन वाला मसला आपके सामने है। ठीक है, आज़रबाईजान और आर्मेनिया एक टेबल पे बैठ के मसले को हल कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे कॉन्गो के अंदर अटैक हो गया है, उस पे इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो बहरहाल ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस क्या है कि एशियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करने में इनकी मदद कर सकती है। हेरिटेज साइट है, वो दोनों मिलके इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जंग ने आज तक किसी का भला नहीं किया, जंग ने सिर्फ वेपन बनाने वाली कंपनीज का जो है हमेशा फ़ायदा किया है। तो लोग अक्सर बात करते हैं कि भाई आर्मी में कौन ज़्यादा है, नेवी में कौन ज़्यादा है, मैन पावर किसके पास ज़्यादा है, एयरक्राफ्ट किसके पास ज़्यादा है। तो उसका आपको मैं छोटा सा एक कंपैरिजन बता देता हूँ, जिसके अंदर आपको मैं अगर मैन पावर की बात करूँ तो उसके अंदर भी जो थाईलैंड है वो एक अच्छे खासे मार्जिन पे खड़ा हुआ है। दुनिया में 20वें नंबर पे उसकी रैंकिंग है, और कंबोडिया जो है वो 72 रैंक है। सर्विस के लिए फिट हैं इनके पर्सनल्स, उसमें जो थाईलैंड है उनकी रैंकिंग 20 है, जो कंबोडिया है उनकी रैंकिंग 63 है। उसके अलावा अगर देखा जाए एक्टिव पर्सनल्स कितने हैं, 13 नंबर पे रैंक है, 13, और कंबोडिया की 22वें नंबर पे रैंकिंग है। इसी की तरीके से रिजर्व पर्सनल कितने हैं थाईलैंड के पास, वो है नियरली 2 लाख, और कंबोडिया के पास कोई भी नहीं है। पैरल मिलिट्री फोर्सेस 10,000 हैं कंबोडिया के पास, थाईलैंड के पास 25,000 हैं। डिफेंस बजट में भी थाईलैंड बहुत आगे है, और कंबोडिया का बजट भी काफ़ी पीछे, 92 रैंक है डिफेंस बजट में। एक्सटर्नल डेब्ट जो है उसके अंदर थाईलैंड बड़ा है, एक्सटर्नल डेब्ट में बाकी चीज़ों की तरह भी थाईलैंड जो है वो आगे है, और इसमें 49 नंबर पे है आपके पास कंबोडिया, और 95 रैंक पे है थाईलैंड। सिर्फ इसी चीज़ में थाईलैंड आगे है डेब्ट में, जो कि उनके लिए नेगेटिव चीज़ है। कंबोडिया किस चीज़ में आगे कि इनका एक्सटर्नल डेब्ट कम है, और इनकी जोग्राफी कदरे बेहतर है थाईलैंड की जोग्राफी से। फॉरेन रिजर्व के अंदर भी थाईलैंड आगे है, पावर पैरिटी के अंदर भी थाईलैंड जो है वो कंबोडिया से आगे है। एयर पावर सुपियोरिटी की अगर बात की जाए, 25 एयरक्राफ्ट हैं कंबोडिया के पास, जबकि थाईलैंड के पास 493 हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट भी जो हैं वो इनके पास 72 हैं, और उनके पास कोई भी नहीं है। इसी तरीके से अगर ओवरऑल चॉपर्स की, हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए, 21 कंबोडिया, 258 थाईलैंड। टैंक स्ट्रेंथ की बात की जाए, 644 जो है कंबोडिया है, और थाईलैंड 635 है। दोनों 22वें 23वें नंबर पे हैं, यानी इसमें काफ़ी करीब हैं दोनों। ठीक है, टोड आर्टिलरी में 430 कंबोडिया, 589 थाईलैंड। मोबाइल रॉकेट लॉन्चर्स 463 कंबोडिया, 61 थाईलैंड है। नेवी फ्लीट के अंदर भी जो है वो थाईलैंड आगे है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स दोनों के पास नहीं है, हेलो कैरियर्स एक है थाईलैंड के पास, कंबोडिया के पास कोई नहीं है। सबमरीन दोनों के पास नहीं है, डिस्ट्रॉयर्स दोनों के पास नहीं है। फ्रिगेट्स जो हैं वो कंबोडिया के पास कोई नहीं है, थाईलैंड के पास 7 है। उसके अलावा अगर एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो कंबोडिया के पास 13 हैं, थाईलैंड के पास 108 हैं। ऑयल प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो उसके अंदर थाईलैंड ही थाईलैंड आपको नजर आएगा, जिनकी के प्रोडक्शन 30वें नंबर पे है, और टोटल रैंकिंग ही 145 है, उसमें 145th नंबर पे ही आपको नजर आएगा कंबोडिया। उसके अलावा वाटरवेज में 3700 किलोमीटर्स जो है इनका एरिया है कंबोडिया का, और 4000 किलोमीटर जो है थाईलैंड का जो है वो एरिया है।
तो ये कुछ इनके कंपैरिजन थे। तो दोनों ही आपस में अच्छे पड़ोसी बन सकते हैं अगर तमाम मामलात को सेट कर लें। लेकिन वही है कि डिस्प्यूट्स जो है वो टेबल पे ही सेट किए जा सकते हैं। आप कितनी भी बड़ी जंग लड़ लें, आना आपको टेबल पे ही पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी काविश पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।